नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अमित मध्यम वर्गीय परिवार का एक सुंदर लड़का था। शहर में उसके पास 2 मकान, एक गाड़ी थी और जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी बहन नेहा और मां माधवी के साथ रहता था। उसके पिता महेश का हाल ही में निधन हो गया था, इसीलिए माधवी ने अपने बेटे के सामने गांव का पुराना मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। गांव में उनका पुराना मकान और 2 एकड़ जमीन थी, जो दादाजी ने अमित के नाम पर कर दी थी। अमित के दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे, पर अब गांव में उनके परिवार से कोई नहीं रहता था। सब शहर में आकर बस गए थे। इसीलिए माधवी ने गांव का मकान और जमीन बेचने का निर्णय लिया। अमित सुबह ही बस पकड़कर अपने गांव निकल पड़ा। गांव शहर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था। बस रास्ते में रुकते रुकते और नए पैसेंजर को लेते हुए आगे बढ़ रही थी। बस गांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थी कि उसमें एक बेहद सुंदर लड़की और उसके साथ उसकी मौसी और बहन चढ़ी। अमित बस में चढ़ते उतरते लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस लड़की लड़की पर गई और वहीं ठहर गई। उसकी प्यारी सी मुस्कान और सादा सा पहनावा उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और उसके दुपट्टे से उसका चेहरा ढक गया। वह दुपट्टा ठीक करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर चंचल पवन उसकी दुश्मन बनी हुई थी। अमित को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उसे लगने लगा जैसे उसका बरसों का इंतजार खत्म हो गया। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, उसकी नज़र अमित पर पड़ी। वह भी उसी तरह बिना पलक झपकाए अमित को देख रहा था। वह लड़की अमित को देखकर मुस्कुराई और शर्मा कर अपनी नजरें फेर ली। गांव आते ही बस रुकी। लड़की ने अमित को एक नज़र देखा और फिर अपनी मौसी और बहन के साथ बस से उतर गई। यह वही गांव था जहां अमित को भी उतरना था। अमित भी बस से उतरा और गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगा। लड़की अपनी मौसी और बहन आगे चल रहे थे और अमित उनके पीछे पीछे। पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर सब पर सबकी मंजिल एक गांव ही थी। लड़की ने अपनी मौसी से कहा कि वह लड़का कब से हमारे ही पीछे पीछे आ रहा है। पता नहीं कौन है यह अजनबी। लड़की की मौसी शारदा रुकी, पीछे देखा और अमित को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और पूछा कि कौन हो भाई, पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ। अमित मुस्कुराया और बोला, मौसी, मैं महेश का बेटा हूँ। मेरे दादाजी हरिनाथ का पुराना मकान और थोड़ी जमीन है यहाँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और गांव में हमारे परिवार से अब यहाँ कोई नहीं रहता। इसीलिए मैं उस जमीन और मकान को बेचने के लिए शहर से गांव आया हूँ। मौसी खुश हो गई और अमित की पीठ थपथपाकर बोली कि तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे हो। उनका घर हमारे घर के बगल में ही है। बहुत छोटे थे तब तुम्हें देखा था, चड्डी पहनकर हमारे सामने घुमा करते थे। अब तो जवान और खूबसूरत हो गए हो। चलो हमारे घर खाना खाकर ही जाना। मौसी की बात सुनकर अमित थोड़ा शर्मा गया और दोनों लड़कियां मन ही मन हंसने लगी। अमित मौसी के साथ गांव की ओर चल पड़ा और रास्ते भर मौसी की बातें चलती रही। उन्होंने पूरे गांव की बातें कर डाली और साथ चल रही अपनी बेटी पायल और बहन की बेटी काव्या का परिचय दिया। अमित और काव्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मौसी बातें किए जा रही थी और अमित काव्या एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे थे। उतने में मौसी का घर आ गया। दोपहर का समय था। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। मौसी ने काव्या को पानी लाने को कहा। काव्या ने सबको पानी पिलाया और फिर मौसी के कहने पर खाना बनाने चले गई। सब लोग खाना खाने बैठे। काव्या के हाथ की रसोई का एक निवाला मुंह में लेते ही अमित तो जैसे उसका दीवाना हो गया। माँ के खाने के स्वाद के बाद यह पहली बार था कि किसी के हाथ का खाना उसे इतना पसंद आया हो। वह खाने की तारीफ करता जा रहा था और काव्या बहुत प्यार से खाना परोस रही थी। खाना खाने के बाद मौसी ने अमित से वहीं रुक जाने को कहा। थोड़ी देर में मौसा जी रमेश भी आ गए। शाम होते ही मौसा जी अमित को उसके मकान और जमीन के दर्शन करवाने ले गए। अमित ने अपनी माँ को फोन कर बता रखा था कि वह मौसी के यहाँ रुका है। उसकी माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पहले से ही एजेंट से जमीन और मकान के लिए बात कर रखी थी, इसीलिए जमीन का खरीदार मिल गया था। पर घर का अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला था। दूसरे दिन कागजी कार्रवाई के लिए अमित को जाना था और मौसा जी भी
साथ जाने वाले थे। रात को खाना खाने के बाद सब आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अगल बगल के पड़ोसी भी रमेश से मिलने आ गए और ढेर सारी बातें हुई। अमित को यहाँ अपनापन महसूस हो रहा था। काव्या और पायल ने छत पर गद्दे बिछाए और सब रात को छत पर सोने चले गए। अमित काव्या से बातें करने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसे मौका नहीं मिला। आधी रात को अचानक अमित की आंख खुली। काव्या पानी के घड़े के पास खड़ी पानी पी रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। मौसी और मौसा जी गहरी नींद में सो रहे थे और पायल सोने का नाटक कर रही थी। अमित उठा और काव्या की ओर बढ़ा। थोड़ी हिचक थी, पर यही मौका था जब वह अपने दिल की बात कह सकता था। काव्या समझ चुकी थी कि अमित उसे मन ही मन चाहने लगा है। उसने सोचा कि शायद वह अपने दिल की बात कहने ही आ रहा है, इसीलिए वह पानी पीने का नाटक करती हुई वहीं खड़ी रही। अमित काव्या के पास पहुंचा और तभी काव्या ने पानी से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाया। अमित ने मौका देखते हुए गिलास के साथ साथ उसके हाथों को छू लिया। काव्या के बदन में मानो बिजली सी दौड़ गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमित ने अभी गिलास ठीक से पकड़ा भी नहीं था, इसीलिए वह नीचे गिरने लगा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला और धीमी आवाज में बोला, काव्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करूँ। काव्या ने अमित से नजर मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही अमित खुशी से झूम उठा और उसने काव्या का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मन तो उसका काव्या को अपनी बाहों में भर लेने का था, पर मौसी और मौसा जी की मौजूदगी ने उसे रोक लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे काफी देर तक वहीं खड़े रहे। काव्या ने मौसी की आवाज सुनते ही तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और मौसी को पानी देने चले गई। अमित भी अपनी जगह पर जाकर सो गया। दोनों रात भर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। सुबह होते ही पायल काव्या को चिढ़ाने लगी। वह छुप छुप कर अमित और काव्या को देख रही थी और उसे काव्या को छेड़ने का बहाना मिल गया। आज अमित को वापस शहर जाना था। वह नहा धोकर तैयार हुआ और रमेश के साथ जमीन की कागजी कार्रवाई करने निकल पड़ा। सब काम निपटाकर वे लोग दोपहर में वापस आए। अमित और रमेश ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद अमित शहर की ओर रवाना होने के लिए तैयार हुआ। उसने सबसे विदा ली, पर काव्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अमित जैसे ही बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा, अचानक काव्या उसके सामने आ गई। काव्या को सामने देखकर अमित खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें की और जल्द ही फिर से मिलने के वादे के साथ अमित ने विदा लेते हुए उसके सिर को चूम लिया। अमित को दूर जाते हुए देखकर काव्या का मन उदास हो गया और वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह बस में बैठकर आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी आंखें भर आई। उधर अमित की माँ माधवी और बहन नेहा उसकी राह देख रही थी। घर पहुंचते ही अमित अपनी माँ के गले लिपट गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी माँ से छुपी नहीं थी। माधवी ने मजाक में ही पूछ लिया कि गांव में अपने लिए कोई लड़की पसंद करके आया है क्या? अमित के मुंह से निकल गया, माँ, तुम्हें कैसे पता चला? माधवी बोल उठी, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे नहीं पता होगा तुम्हारे दिल की बात तो कौन जानेगा। बताओ वह खुश नसीब कौन है? अमित ने माँ से कहा, शारदा मौसी की बहन की लड़की काव्या। काव्या का नाम सुनते ही माधवी का मन थोड़ा कड़वा हुआ, पर उन्होंने अपने मन की बात अमित के सामने जाहिर नहीं होने दी और बोली, ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अमित खाना खाते समय काव्या के हाथ की रसोई की तारीफ करता रहा और अपनी माँ से पूछता रहा कि माँ, तुम काव्या से मिलोगी ना? माँ, तुम हमारे रिश्ते की बात करोगी ना? माधवी ने अपने भाव छुपाते हुए कहा, हाँ हाँ, पहले तू खाना खा ले और सो जा, कल देखेंगे। खाना खाकर अमित अपने कमरे में चला गया और सो गया। माधवी घर का काम निपटाकर सोने चली गई, पर सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। अमित और काव्या के बारे में सोच सोचकर वह करवट बदलती रही। दरअसल माधवी अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बेटी ढूंढ रही थी, जो अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर आए, और वह जानती थी कि काव्या एक गरीब परिवार की बेटी है।
जिसके माता पिता के पास इतनी हैसियत नहीं कि वे उसकी शादी धूमधाम से कर सके। दूसरी ओर बेटे की खुशी का सवाल था। उन्होंने अमित को इतना कुछ पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार जैसे तैसे रात कट गई और सूरज नई सुबह लेकर आ गया। माधवी नहा धोकर पूजा पाठ कर रही थी। तभी अमित उठा और नहाने चला गया। माधवी की चाय नाश्ता तैयार किया। अमित चाय पीने ही वाला था कि फिर से उसने काव्या की बात छेड़ दी। माधवी ने प्यार से उसे काव्या से शादी न करने के लिए समझाया, पर अमित जिद पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ काव्या से ही करेगा, वरना नहीं करेगा। आखिरकार माधवी को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने शारदा मौसी को फोन लगाया और अमित काव्या की शादी की बात चलाई। मौसी और मौसा जी पहले से ही अमित और काव्या के बारे में सोच रहे थे, पर अमित का खानदान थोड़ा ऊंचा होने के कारण वे झिझक रहे थे। उन्होंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी और काव्या के माता पिता से पूछने में भी देर नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि काव्या के लिए अमित से अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल था। इस बात का पता चलते ही काव्या के तो जैसे पंख लगे और वह खुशी से नाचने लगी। 2 दिन बाद अमित, नेहा, माधवी और उनके रिश्तेदार अमित की सगाई के लिए गांव पहुंचे। घर के लोगों की मौजूदगी में अमित और काव्या की सगाई की गई। नीले रंग की साड़ी में काव्या बेहद सुंदर लग रही थी। आज उसका रूप और भी निखर कर आ रहा था। शायद यह अमित के प्यार की वजह से ही था। माधवी ने अपनी होने वाली बहू को थोड़ी भेंट सौगात दी। काव्या के परिवार ने भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत प्यार से खाना खिलाया गया। पर माधवी और उनके कुछ रिश्तेदारों को उसमें थोड़ी बहुत कमियां नजर आ गई। नेहा और माधवी अपने रिश्तेदारों के साथ शहर वापस चले गए, पर अमित यहाँ एक दिन के लिए रुक गया। उस दिन अमित और काव्या ने बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, ढेर सारी बातें की। दूसरे दिन अमित ने शहर जाते समय काव्या को प्यारी सी सोने की बालियां दी। काव्या के कहने पर अमित ने अपने हाथों से वे बालियां उसे पहनाई। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, सब बाहर आंगन में थे। तो अमित ने काव्या को अपनी बाहों में ले लिया और उसे गले से लगा लिया। तभी पायल वहां आ टपकी और शर्मा कर उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और दोनों को चिढ़ाने लगी। तभी बाकी लोग भी घर में आ गए और पायल चुप हो गई। जाते समय अमित ने पायल को भी गिफ्ट में परफ्यूम की बोतल दी और सबसे विदा लेकर शहर के लिए निकल गए। अमित और काव्या हर रोज फोन पर घंटों बातें करते। अमित को जब भी छुट्टी मिलती वह काव्या से मिलने गांव आ जाता। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया और घर वालों ने दोनों की शादी के लिए पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाया, जो अगले महीने का था। परिवार वाले शादी की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला और आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। 16 श्रृंगार करके काव्या बेचैनी से बारात की राह देख रही थी। तभी जोर जोर से बैंड बाजों की आवाज सुनाई दी। काव्या से रुका नहीं गया। उसकी सहेलियां खिड़की में खड़ी होकर चुपके चुपके बारात देखने लगी और काव्या ने दूल्हे की जोड़े में अमित को देखा। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। काव्या के माता पिता एवं शारदा और रमेश ने बारात का स्वागत किया। काव्या की माँ ने अमित को तिलक लगाया और उसकी नाक खींची। उनके यहाँ यह रिवाज था। सारे बाराती अपनी अपनी जगह बैठ गए और अमित शादी के मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। रिश्तेदारों का स्वागत ठंडाई से किया गया। सब दुल्हन के मंडप में आने की राह देख रहे थे, खासकर अमित। तभी पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुलाने का आदेश दिया। सभी उस घर की ओर देखने लगे जहां से काव्या बाहर आने वाली थी। मकान का दरवाजा खुला और काव्या अपने कदमों से धीरे धीरे बाहर आई। वह परियों से भी अधिक सुंदर लग रही थी। अमित की आंखें तो उस पर जैसे ठहर सी गई। वह धीरे धीरे चलती हुई अमित के पास आकर बैठ गई। पंडित जी ने शादी की बाकी रस्में संपन्न कराई और विवाह पूर्ण हुआ। अमित जब अपने जूते पहने गया तो वे वहां से गायब हो गए थे। जी ने पायल और उसकी सहेलियों ने चुरा लिया था। वे अमित के जूतों के बदले पैसे मांगने लगी। अमित ने पायल को रुपए दिए और पायल ने अपने जीजा जी को जूते वापस कर दिए। यह सब देखकर माधवी ने मुंह बनाया, पर किसी का उस स्थान पर ध्यान नहीं था।
सब बस अपनी मस्ती में मस्त थे। अमित और काव्या की खुशी में शामिल सभी लोग खुश थे। विदाई का समय हो गया। काव्या अपने माता पिता शारदा, रमेश और पायल के गले लगकर खूब रोई। अमित ने उसे संभाला और वे कार में बैठ गए और बारात शहर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर अमित की माँ माधवी ने अपनी बहू का स्वागत किया और ससुराल पक्ष की रस्में शुरू हुई। सिक्का खोजने की रस्म में काव्या की जीत हुई और यह देखकर माधवी को दुख हुआ। वह सबके सामने खुश होने का दिखावा करती रही। सारी रस्मों के बाद काव्या को उसके कमरे में बिठाया गया। बहुत रात हो गई थी। सारे रिश्तेदार लगभग चले गए थे। अमित अपने कमरे में जाने लगा तो नेहा ने दरवाजा रोककर उससे नेक मांगा। अमित ने उसे भी 1,000 रुपये दी पर वह नहीं मानी। अमित ने जब 5,000 उसके हाथ में रखे तब उसने अमित को अंदर जाने दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में काव्या अमित की राह देखे बैठी हुई थी। अमित उसके पास जाकर बैठा, उससे प्यार भरी बातें की और बड़े प्यार से उसने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों की रूह के साथ साथ जिस्म भी एक हुए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे माधवी ने दरवाजा खटखटाया। काव्या तुरंत जाग गई और दरवाजा खोला तो माधवी ने बताया कि आज माता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है, इसीलिए दोनों जल्दी तैयार हो जाएं। माँ की आवाज़ सुनकर अमित भी उठ गया और दोनों तैयार होकर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ माता के मंदिर दर्शन के लिए चले गए। घर आकर पहले ही माधवी ने काव्या को घर के काम काज में लगा दिया। अमित काव्या को अपने पास बुला रहा था पर माधवी ने काव्या को घर के काम से उलझाकर रखा। दोपहर का काम निपटाकर काव्या अपने कमरे में जा रही थी। तभी माधवी ने उसे तैयार होने को कहा और बताया कि आसपास की पड़ोसनें उससे मिलने आ रही है। माधवी ने अपनी पड़ोस की औरतों को पहले से ही न्योता दे रखा था। काव्या अपने साथ मायके से जो भी चीजें लाई थी माधवी उसका मजाक बनाना चाहती थी। सारे पड़ोसियों ने काव्या की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। तभी माधवी काव्या की साड़ियों सबको दिखाकर उसका मजाक बनाने लगी। कितनी साड़ियाँ लेकर आई है वगैरह वगैरह कहकर काव्या को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। काव्या को बहुत दुख हुआ पर वह चुप रही। जब सब लोग चले गए तब वह कमरे में जाकर रोने लगी। अमित ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने मायके की याद आ रही है कहकर सच्चाई नहीं बताई। अमित काव्या को चुप करा रहा था। तभी माधवी ने उसे फिर से बुलाकर घर के कामों में लगा दिया। जब अमित और काव्या टहलने के लिए बाहर जाने लगे तो माधवी ने उन्हें मना कर दिया। बेटा अपनी माँ की बात नहीं टाल सका। दूसरे दिन काव्या के मायके वाले पग फेरे की रस्म के लिए आने वाले थे। सुबह उठकर काव्या उसी की तैयारी में लग गई। काव्या खाना बना रही थी। तभी उसकी मौसा जी और मौसी जी शारदा अपनी बेटी पायल के साथ वहां आ गए। काव्या उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद सब गांव जाने के लिए निकल पड़े। अमित उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गया। 1 हफ्ते बाद माधवी अपने बहू काव्या को वापस लेने गई। काव्या को समझ में आ गया था कि माधवी उसे पसंद नहीं करती, पर उसने धैर्य रखते हुए उनकी पूरी सेवा की। माधवी के मुंह से कुछ निकलने से पहले ही काव्या वह काम निपटा देती। होनहार काव्या जल्द ही अपने ससुराल में कामकाज और रहन सहन को सीख गई। फिर भी माधवी को खुश करना इतना आसान नहीं था। माधवी उसके काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और बहस करती रहती। यह सब तभी होता जब अमित घर से बाहर होता। घर के कामों से थकी काव्या कहीं न कहीं अमित को समय देने में असफल रही थी। अमित भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। आखिर वह उसे बेइंतहा मोहब्बत जो करता था, इसलिए उसने काव्या के साथ समय बिताने के लिए हनीमून जाने का प्लान बनाया। उसने अपने और काव्या के लिए 10 दिन की शिमला टूर की टिकट करवा ली, जो माधवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर वह करती भी क्या। बेटे के फैसले के आगे चुप रह गई। काव्या टूर पर जाने की तैयारी में लग गई। 3 दिन बाद अमित और काव्या टूर पर निकल पड़े। अमित के हाथों में हाथ डाले काव्या आने वाले पलों के सुनहरे सपने बुनने लगी। 5 घंटे के सफर के बाद बस होटल पर जाकर रुकी। सभी कपल बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर रूम की तरफ चल दिए। सफर के दौरान उनके अच्छे मित्र भी बन गए। होटल का रूम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था, जो तीसरे माले पर था।
बाहर से ठंडी हवा भी आ रही थी। खाना उन्होंने रूम में ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद काव्या नहाने चले गई। अमित तो पहले ही नहा चुका था। वह कमरे में परफ्यूम छिड़कने लगा। परफ्यूम की खुशबू से कमरे का वातावरण और भी रोमांचित हो उठा। नहाने के बाद काव्या ने तौलिया मांगा तो अमित ने तौलिए के साथ वह नाइट सूट भी थमा दिया जो उसने काव्या के लिए खरीदा था। छोटे कपड़े देखकर काव्या पहले तो शर्माई, पर आज के दिन का तो वह कब से इंतजार कर रही थी जब अमित और वह अकेले हों। इसीलिए उसने वह कपड़े पहने और बाहर आ गई। काव्या को देखकर अमित के दिल में बिजली सी दौड़ गई। उसने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों प्यार के सागर में डूब गए। देखते ही देखते 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। वे अपने जीवन के खूबसूरत यादों को समेटे हुए घर की तरफ चल पड़े। माधवी का व्यवहार काव्या के प्रति नहीं बदला, पर काव्या अब और भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई थी। कुछ दिनों बाद अमित को कंपनी के काम से 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। काव्या को पता था कि उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। अमित के रहते माधवी उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी, पर अब तो उन्हें खुला मैदान मिल गया था। अमित के जाते ही माधवी ने काव्या को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उसे धमकाती, उसके छोटे छोटे कामों में कमियां निकालती। नेहा भी अपनी भाभी को कोई ना कोई काम बताती रहती और उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। माँ बेटी दोनों काव्या को ताने मारती रहती। अकेली पड़ गई काव्या अपने कमरे में जाकर रो देती। उसकी दिक्कतें और भी बढ़ गई जब माधवी की बहन सुमित्रा उनके यहाँ रहने आई। सुमित्रा ने माधवी को खूब उकसाया। वह कहने लगी, यह कैसी गरीब घर की बहू ले आई हो, ना इसमें कपड़े पहनने का सलीका है, ना ही बोलने का, एकदम देहाती लगती है। इससे अच्छा तो तुम मेरी बताई हुई लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाती। पता है, उसके पिता उसके ससुराल वालों को बंगला गाड़ी देने वाले हैं और 100 तोला सोना भी। सुमित्रा की बातें सुनकर माधवी का लालच और भी बढ़ गया। जैसे जैसे सुमित्रा उसे उकसाती गई, काव्या पर अत्याचार और भी बढ़ते गए। काव्या अपने प्यार अमित के लिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। उसने अमित को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन सुमित्रा माधवी के कानों में खुसर फुसर कर रही थी। काव्या को डर लग रहा था कि वे लोग उसके साथ कुछ गलत न कर दे। वह माधवी के मुंह से टपकता लालच देख रही थी, पर उसने इससे मन का वहम समझकर झटक दिया। उस रात हमेशा की तरह सबका खाना खाने के बाद काव्या खाने खाने बैठी तो माधवी ने आवाज लगाई, बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी तो लाकर आ, बड़ी प्यास लगी है। काव्या माधवी के लिए पानी लेकर गई। तभी सुमित्रा ने उसके खाने में जहर मिला दिया। भोली काव्या को जरा सा भी पता नहीं चला कि उसके खाने में जहर मिला गया है। वह जैसे ही खाने खाने जा रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। काव्या ने फोन उठाया तो सामने अमित था। आज अमित ने थोड़ा जल्दी फोन कर दिया था। रोज तो वह देर से फोन करता था। अमित ने काव्या का हालचाल पूछा और बोला, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? काव्या बोली, हाँ यहाँ सब ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अमित बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी माधवी बोली, बहू जल्दी खाना खा लो, कितनी देर लगाओगी? न जाने दिन भर फोन पर किससे बातें करती रहती हो। काव्या ने अमित से कहा, अच्छा बाद में फोन करती हूँ। यह कहकर उसने फोन काट दिया और खाना खाने चली गई। खाना खाकर उसने घर का सारा काम निपटा लिया। तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी। उसने माधवी को बताया और डॉक्टर को बुलाने को कहा, पर माधवी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अमित को फोन लगाने जा रही थी, पर उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि वह पहले से ही नेहा ने कहीं छुपा दिया था। थोड़ी देर में काव्या की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। लालची माधवी को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर डाला है। लालच उन पर इस कदर हावी हो गया कि तीनों ने मिलकर काव्या के शव को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर उसे दफना दिया। उसका फोन भी स्विच ऑफ करके वहीं दबा दिया गया और वापस आकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे अमित ने काव्या के फोन पर कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए अमित ने अपनी माँ माधवी को फोन लगाया। माधवी ने घबराते हुए फोन उठाया और बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे से बात की। जब अमित ने काव्या के बारे में पूछा तो माधवी ने कहा कि काव्या किसी जरूरी काम से बाहर गई है, तुम थोड़ी देर बाद उसे फोन करना। जब से बीवी आई है तब से माँ से तो बात करना ही नहीं। अमित बोला, नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस मैं कल घर वापस आ रहा हूँ, यही उसे बताना था। उसने माँ से और भी बातें की और फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद अमित नहाने जा रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा तो वह काव्या का कॉल था। उसने फोन उठाया और काव्या से बहुत सारी प्यार भरी बातें की। काव्या ने भी उसे ढेर सारी बातें की और कहा, काश तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते शाम को भी। जब अमित ने काव्या को फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया और थोड़ी देर बाद सामने से फिर काव्या का कॉल आ गया। अगले दिन अमित अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने पहले से ही फ्लाइट की टिकट बुक करवा रखी थी, इसीलिए वह फटाफट तैयार हुआ और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। यह सफर एक दिन का था। दूसरे दिन वह शाम करीब 5 बजे अपने घर पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई तो नेहा ने दरवाजा खोला और वह अपनी माँ माधवी के गले लगा और मौसी के पैर छुए। घर में सब मौजूद थे पर काव्या उसे कहीं नजर नहीं आए। उसने माँ से काव्या के बारे में पूछा तो माधवी ने फिर बहाना बनाया कि काव्या की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे अचानक गांव जाना पड़ा। अमित बोला कि काव्या ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो माधवी ने कहा कि वह जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। तू अभी आया है, आराम से बैठ, पानी पी। इतना कहकर नेहा पानी लेकर आई। अमित ने पानी पिया पर उसका मन नहीं माना। वह बार बार काव्या को फोन लगा रहा था पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने गांव में काव्या के माता पिता को भी फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। माधवी के मन को थोड़ी राहत मिली और वह इतना टेंशन मत ले, और जब उसे टाइम मिलेगा वह फोन कर लेगी। तू थका हारा आया है, आराम से सो जा। माँ की बात सुनकर अमित खाना खाकर सोने चला गया। वह इतना थक चुका था कि तुरंत नींद आ गई। सुबह जब अमित की आंख खुली तो उसने मोबाइल देखा तो काव्या ने 2 मिस्ड कॉल थे। उसने फिर काव्या को फोन लगाया लेकिन इस बार भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आया। माधवी पहले से जागी हुई थी। अमित उसके पास गया और मिस्ड कॉल वाली बात बताई और बोला, माँ, 2 दिन से जब भी मैं काव्या को फोन करता हूँ उसका फोन स्विच ऑफ आता है और उसके कॉल आते हैं। आखिर यह सब क्या है? उसका मोबाइल खराब हो गया क्या? अगर ऐसा है तो वह मुझे कॉल कैसे कर रही है? अमित की ये बातें सुनकर नेहा, मौसी और माधवी का चेहरा फीका पड़ गया। तीनों के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मरी हुई काव्या फोन कैसे कर सकती है। तीनों खामोश खड़े रहे। अमित ने एक बार फिर फोन लगाया पर जब कॉल नहीं लगी तो उसने खुद ही गांव जाने का फैसला कर लिया। माधवी और मौसी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वह अपना सामान उठाकर घर से निकल पड़ा। इधर माधवी, सुमित्रा और नेहा की हालत बहुत खराब हो गई। वे सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर मरी हुई काव्या ने फोन कैसे किया, कहीं वह जिंदा तो नहीं बच गई। हमने तो ठीक से देखा था, वह मर गई थी। हमने ही उसे दफनाया था और जहाँ दफनाया था वहाँ कोई और तो नहीं था। माधवी पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। माधवी ने फोन देखा तो स्क्रीन पर काव्या के उसी नंबर से कॉल आ रही थी। वह नंबर दिखाई दिया जिसे उन्होंने काव्या की लाश के साथ दफना दिया था। माधवी तो यह देखकर बेहोश हो गई। सुमित्रा ने उन्हें संभालकर सोफे पर लिटाया। नेहा दौड़कर पानी का ग्लास लेकर आई और माधवी पर पानी छिड़कने लगी। कुछ देर में माधवी को होश आया। फोन की घंटी अभी भी लगातार बज रही थी। माधवी ने बहुत हिम्मत जुटाकर फोन उठाया तो सामने से काव्या की आवाज आई। वह बोली, माँ जी, मेरा क्या कसूर था? काव्या की आवाज सुनते ही माधवी फिर से बेहोश हो गई। तब सुमित्रा मौसी ने फोन उठाया और कान से लगाया। सामने से आवाज आई, मौसी जी, आपने मुझे क्यों मार दिया? आखिर मेरा क्या कसूर था? काव्य की आवाज सुनते ही सुमित्रा डर गई और फोन को जमीन पर फेंक दिया। माधवी अभी तक बेहोश ही थी। तभी
फोन फिर से बजने लगा। सुमित्रा और नेहा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। नेहा आगे बढ़ी, फोन उठाया तो स्क्रीन पर ही फिर काव्या का ही नंबर दिखा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो सामने से काव्या की आवाज आई, तुम तो मेरी बहन जैसी थी, तुमने भी मुझे क्यों नहीं बचाया और इनका साथ क्यों दिया। यह सुनते ही नेहा डर गई और उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद माधवी को धीरे धीरे होश आया। तीनों बुरी तरह घबराई हुई थी और एक दूसरे की तरफ देख रही थी। नेहा बोली, काव्या, भाभी की आत्मा भटक रही है, वह हम सबको मार डालेगी, वह हमसे बदला लेने आई है। माधवी और सुमित्रा मौसी ने भी हामी भर दी और अपनी आने वाली मुसीबत का हल ढूंढने में लग गई। उधर अमित काव्या के गांव पहुंच गया। काव्या के माता पिता को सही सलामत देखकर उसे बहुत राहत मिली। उसने उनसे काव्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते से काव्या से बात ही नहीं की है। अमित चौंक कर बोला, आप तो बीमार थी, इसीलिए काव्या यहाँ आई थी। काव्या के पिता महेश बोले, नहीं, उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और काव्या भी हमसे मिलने यहाँ नहीं आई। हमने 1 महीने से अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा और 1 हफ्ते से उसे कोई बात भी नहीं हुई। जब भी फोन करते वह व्यस्त बताती और 2-3 दिन से तो उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। हमने माधवी को फोन किया पर उन्होंने भी ठीक से बात नहीं की। हमें लगा कि बेटी को ससुराल में बार बार फोन करके परेशान करना ठीक नहीं, इसीलिए चुप रहे। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि काव्या यहाँ आई थी, तो आखिर हमारी बेटी कहाँ गई। वह ना यहाँ है ना ही ससुराल में। दामाद जी हमारी बेटी को ढूंढ कर ले आई है। यह कहते कहते काव्या की माँ जोर जोर से रोने लगी। अमित ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, वह जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा, वह सही सलामत होगी। इसके बाद अमित ने अपनी माँ माधवी को फोन किया और कहा, माँ, आप तो कह रही थी कि काव्या की माँ बीमार है, इसलिए वह गांव गई है, पर वह तो यहाँ आई ही नहीं। माधवी बोली, उसने तो हमें यही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे गांव जाना है। वह हमसे झूठ बोलकर कहाँ चली गई, हमें क्या पता। अमित बोला, कोई बात नहीं माँ, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। फिर अमित और काव्या के पिता पु- पुलिस स्टेशन गए और काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ऑफिसर ने अमित से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो अमित ने कहा, नहीं, काव्या बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उसका भला कौन दुश्मन हो सकता है। पुलिस ने काव्या के पिता से पूछा कि शादी से पहले उसका किसी से कोई संबंध तो नहीं था, तो महेश बोले, नहीं, वह बहुत सीधी सादी और सरल लड़की थी, अगर ऐसा कुछ होता तो वह हमें जरूर बताती। पुलिस ने फिर पूछा, ससुराल में उसे कोई परेशानी तो नहीं थी। महेश ने कहा, नहीं, हमारे दामाजी बहुत अच्छे इंसान हैं, उसकी सास और ननंद भी उससे अच्छे से पेश आती थी, उसने कभी हमें कोई शिकायत नहीं की। पुलिस ने कहा, ठीक है, आप लोग घर जाइए, हम जांच शुरू करते हैं। अमित और काव्या के पिता घर लौट आए। अमित ने उनके साथ गांव में ही रुक गया। उसका मन हर पल काव्या के ख्यालों से भरा हुआ था कि आखिर वहां कहाँ चली गई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर काव्या का नंबर था। उसने फोन उठाया तो सामने से काव्या की आवाज आई, अमित, मुझे बचा लो। अमित घबराकर बोला, तुम कहाँ हो काव्या, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। माँ कह रही थी कि तुम गांव आई हो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया, पर तुम यहाँ भी नहीं हो, आखिर तुम हो कहाँ। सामने से काव्या बोली, मैं और अचानक कॉल कट गया। अमित और भी बेचैन हो गया। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को काव्या के कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत काव्या को कॉल किया पर फोन फिर से स्विच ऑफ आया। पुलिस ऑफिसर ने फोन ट्रेस करने का आदेश दिया और अमित को घर जाने को कहा। जैसे ही अमित पुलिस स्टेशन बाहर निकला, फिर से काव्या का कॉल आ गया। वह तुरंत वापस पुलिस स्टेशन गया और अफसर को अपना फोन दिखाया। पुलिस ऑफिसर ने कॉल देखा और तुरंत फोन ट्रेस करने का आदेश दिया, पर फोन ट्रेस नहीं हो पाया। तभी अमित ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी वह काव्या को कॉल करता है, उसका फोन स्विच ऑफ बताता है, लेकिन कुछ देर बाद काव्या खुद उसे कॉल करती है और वे देर तक बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि फ़ोन ट्रेस नहीं हो रहा। अब मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी है। प्लीज़ आप जल्दी कुछ कीजिए। पुलिस ऑफिसर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही उसे
ढूंढ लेंगे। तभी अमित के मोबाइल पर उसके पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि अमित, तुम्हारे घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अमित ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ऑफिसर ने शहर की पुलिस को अमित के घर जाकर छानबीन करने का आदेश दिया। शहर की पुलिस ने जब अमित के घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उधर अमित, काव्या के माता पिता और गांव के पुलिस ऑफिसर भी शहर के लिए रवाना हो गए चुके थे। कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। अमित ने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तब पुलिस ऑफिसर ने दरवाजा तोड़ने का हुक्म दे दिया। हवलदार ने दरवाजा तोड़ दिया। जब सब लोग घर के अंदर गए तो अंदर का मंजर बहुत ही भयावह था। वहां तांत्रिक विधि चल रही थी। मौसी ने काव्या की आत्मा को वश में करने के लिए एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया था। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे और सामने नेहा अजीब वेश में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वह बेहद डरावनी लग रही थी। हवलदार ने तांत्रिक बाबा को पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो मौसी ने कहा कि काव्या की आत्मा ने नेहा को अपने वश में कर लिया है। अमित चिल्लाकर बोला, मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? काव्या तो जिंदा है, वह मुझे रोज फोन करती है और आप कह रही हैं कि उसकी आत्मा ने नेहा को पकड़ रखा है। अमित ने नेहा के पास जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, काव्या, अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। यह सब क्या हो रहा है? तभी नेहा जोर से चीखी और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसी पल उसके शरीर से काव्या की आत्मा बाहर आई। यह देखकर पुलिस इंस्पेक्टर और काव्या के माता पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने काव्या की आत्मा खड़ी है। काव्या के माता पिता उसे देखकर रोने लगे। अमित खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं बैठ गया। काव्या की आत्मा बोली, माँ, पिताजी, इन लोगों ने मुझे मार डाला। काव्या की माँ बेटी बेटी कहते हुए उसे गले लगाने बढ़ी, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकी। काव्या की आत्मा अमित के सामने आई और बोली, वे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें माँ की सच्चाई बताना चाहती थी। माधवी हमेशा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तुम्हारे सामने अच्छे से पेश आती और तुम्हारे बाहर जाते ही मुझे ताने देती, मारती और दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। नेहा भी मेरा साथ नहीं देती थी, वह भी मुझे बहुत तंग करती थी। मैंने यह सब कभी तुम्हें या अपने माता पिता को नहीं बताया। जब तुम विदेश गए तब मौसी यहाँ रहने आई और उन्होंने माँ के लालच को और भड़का दिया। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया और मुझे मार डाला और मेरी लाश को सुनसान जगह पर दफना दिया। जब अमित को पता चला कि उसकी माँ ने ही दहेज के लालच में उसकी पत्नी की हत्या कर दी तो वह आग बबूला हो गया और माधवी पर चिल्लाने लगा। पुलिस ने उसे संभाला। पुलिस ऑफिसर ने काव्या की आत्मा से पूछा कि तुम्हें कहाँ दफनाया गया है, क्या तुम हमें वहां ले चलोगी? काव्या की आत्मा ने हामी भरी और सबको उस जगह पर ले गई। वहां गड्ढा खोदा गया तो एक औरत की लाश और एक बंद मोबाइल बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह लाश काव्या की ही थी। माधवी, नेहा और सुमित्रा मौसी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाकर काव्या की आत्मा को शांति मिली और उसे मुक्ति मिली। लेकिन यह सच कि उसकी माँ ही उसकी पत्नी की कातिल है, अमित सहन नहीं कर सका और वह मानसिक रूप से टूट गया। काव्या काव्या पुकारता हुआ वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन काव्या से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले अमित ने ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। जब माधवी को यह खबर मिली कि उसका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वह रो रो कर टूट गई। तब उसे अपनी किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लालच और दहेज ने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। पैसों और दहेज के भूखे लोग खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं, क्योंकि दहेज कभी भी किसी बेटे की खुशियों से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, क्या दहेज सच में किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? दहेज के प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।